स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है देश लाइव का, लेकिन इससे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि मनीष सिसोदिया के लिए अब लगातार एक के बाद एक झटका लग रहा है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को एक बड़ा झटका लगा है, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया को जेल भेजने का ऐलान किया है। कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेजा है। बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है, जहां मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक अब तिहाड़ जेल में बंद रहना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेजा है, जहां 10 मार्च को सिसोदिया की जमानत पे भी सुनवाई होनी है। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। अब उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। गिरफ्तारी के बाद से सीबीआई की हिरासत में मनीष सिसोदिया थे। इसके बाद अब उनको एक और बड़ा झटका लगा है, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया को जेल भेजने का ऐलान किया है। बता दें कि इसको लेकर सीबीआई ने भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें रखी थी, जहां कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेजा है। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि क्या कुछ सीबीआई ने कोर्ट में अपनी दलीलों में कहा। सीबीआई ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी, जिसके बाद उनकी इस मांग को मंजूर कर लिया गया। बता दें कि उन्होंने सीबीआई ने कहा था कि हम अभी और पुलिस हिरासत नहीं मांग रहे हैं। सीधे तौर पर कोर्ट में उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो उनको पुलिस हिरासत के लिए फिर से उनकी मांग कर दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल उनको न्यायिक हिरासत में लेकर सीबीआई ने मांग करी। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि सिसोदिया का व्यवहार अच्छा नहीं था, जिस तरीके से उन्होंने सीबीआई से व्यवहार किया वो अच्छा नहीं था। जहां सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा कि गवाहों को आशंका है कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, जहां सीधे तौर पर सीबीआई ने कहा है कि गवाहों को निशाना बनाया जा सकता है। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा कि कार्रवाई को राजनीतिक रंग दे रहे हैं सिसोदिया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया इस कार्रवाई को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आगे ये कहा कि चिंता की बात यह है कि यह दिखाया जा रहा है कि सीबीआई अवैध रूप से काम कर रही है, अवैध तरीके से काम कर रही है। ये बयान उन्होंने इस पे गया क्योंकि हाल ही में एक बीते दिन 9 विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा था। बता दें कि क्या मामला है मनीष सिसोदिया के ऊपर। तिहाड़ में अब मनीष सिसोदिया की होली तिहाड़ में बीतेगी। 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। बता दें कि 24 फरवरी को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। यह मामला शराब नीति में कथित तौर पर घोटाले के लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई थी। सीबीआई ने 6 महीने की जांच के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने 6 महीने की जांच की थी, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को लागू की थी नई एक्साइज पॉलिसी। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत ये घोटाला सामने आया था, जहां सरकार ने राजस्व में इजाफे का दावा किया था। सीधे तौर पर यहां अरविंद केजरीवाल की सरकार ने राजस्व में इजाफे का दावा किया था, जहां जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एलजी को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें यह भी कहा गया था कि इससे राजस्व में फायदा होगा, इससे दिल्ली के लोगों को भी फायदा होगा, जिस पर मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप इस केस में लगा था। ये शराब घोटाला है जिसमें सीधे तौर पर व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी मनीष सिसोदिया पर लगा था। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को 15 लोगों के खिलाफ इस मामले में मामला दर्ज किया था, एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर ली गई। बता दें कि इस बार 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से ही लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब मनीष सिसोदिया को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। सीधे तौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए मनीष सिसोदिया को भेज दिया है। अब मनीष सिसोदिया की होली तिहाड़ जेल में बनेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली राउज एवेन्यू अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब उन्हें 20 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 10 मार्च को उनकी कोर्ट में पेशी है, जिस पर हो सकता है कि क्या कुछ कोर्ट का फैसला आएगा। इस पर अब 10 मार्च को ही पता लगेगा। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता दीप्ति सिंह।
दीप्ति सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार पर। क्या कुछ ये मामला नजर आ रहा है जिसमें सीबीआई ने अभी हाल फिलहाल में कोर्ट को कहा था कि मनीष सिसोदिया का व्यवहार ठीक नहीं है, क्या इस बात को लेकर ही अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है? जी जी जुबेर, शुक्रिया आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। जुबेर, ऐसा रहा कि आज के दिन जब सुनवाई हो रही थी तो इस जैसे होता है बेल के लिए कि जी बेल मैटर है, आप इनको छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें जहाँ तक बात हो रही थी कि इनसे जो जांच में सीबीआई अधिकारी पूछना चाह रहे हैं, जो निकलवाना चाह रहे हैं, वो कहीं की वजह से मनीष सिसोदिया उस तरीके से आंसर नहीं कर रहे हैं और उनका जो रवैया रहा है सीबीआई के तरफ वो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं रहा था। जी, इस तरीके के आरोप लगाए हैं सीबीआई ने। जी जी, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आई है सीबीआई को, और जो चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो फैक्ट जानना चाहते हैं वो ये बता नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपनी तरफ से ये भी डाला कि अभी जो हमें जानकारी चाहिए थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक सेंटर है नॉलेज के लिए जहाँ पे ये सारे जो शराब से जुड़े हुए जितने भी ट्रांजेक्शन और जितनी भी चीजें हुई थी लोगों को बिजनेस के लिए जो फायदा दिलाया था, इसमें इनको कुछ ज्यादा चीजें पता नहीं चल पाई है और उनको ऐसा लगता है कि अभी मनीष सिसोदिया के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, तो थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो इसकी वजह से 20 तारीख तक के लिए, 20 मार्च तक के लिए इनका रिमांड जो है बढ़ा दिया गया है, तो अभी वो रिमांड में ही रहेंगे। तो सीबीआई ने कोर्ट में ये भी दलील दी कि उनको ये आशंका है कि उनके गवाहों को निशाना बनाया जा सकता है। जिस तरीके की ये अब न्यायिक हिरासत में चले गए हैं 14 दिन की, अब कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई होगी, गवाहों की गवाही ली जाएंगी। इसको लेकर सीधे तौर पर सीबीआई ने ये कहा है कि उनके गवाहों को निशाना बनाया जा सकता है। इससे आपको क्या समझते हैं? आपका कुछ कहना है? कोर्ट में जब बातें ऐसी होती हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि बेल अगर जिसको हम दे रहे हैं, तो अगर उनको हमने बाहर जाने की इजाजत दे दी, तो क्योंकि वो ये काफी इन्फ्लुएंसिंग पर्सन है, तो इनके हाथ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे तो जिन लोगों को भी जिनकी वजह से ये आज अंदर है या जिन्होंने भी इनकी निशानदेही की है या जो भी गवाह है उनको मैनिपुलेट किया जाएगा। तो इस वजह से और जो भी अपने इनके एविडेंसेस हैं उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, और यही वजह है कि इनको बोला गया कि थोड़े दिन अगर इनको और रिटेन कर लिया जाएगा अंदर, तो ये सारी चीजें जो पॉसिबिलिटीज हैं वो नहीं होंगी। और यही वजह है कि आज उनके जो दलील थी या जो उनके प्ली थे, प्रार्थना थी, वो कोर्ट ने मान ली है और इसको इन्होंने जुडिशियल कस्टडी इनकी बढ़ाते हुए, रिमांड को बढ़ाते हुए 20 तारीख तक के लिए कर दिया। इनको 20 तारीख तक के लिए इनको तिहाड़ जेल भेज दिया है, लेकिन इस बीच 10 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या उस वक्त अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई तो क्या वे जेल से बाहर आ पाएंगे? इसको लेकर भी कोई जानकारी आप हमसे साझा कर सकते हैं? जी, मैं आपको ये जरूर, आपने सही सवाल किया है। एक्चुअली जब जुडिशियल कस्टडी एक बार अलाउ हो जाता है 14 डेज के लिए, तो वो 14 डेज पे ही बाहर आएंगे। बेशक उनको जमानत हो सकती है, जमानत इनको आज भी मिल सकती है, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी ये जो जुडिशियल कस्टडी है वो बनी रहती है, उसको छोड़ा नहीं जाता, वो ब्रेक नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे जो रीजन दी गई है वो रीजन जुडिशियल कस्टडी का 14 डेज का, वो तो उनको अवॉइड करना ही पड़ेगा। चाहे इनको बेल भी मिल जाए तो भी ये बाहर नहीं आएंगे, अभी वो 14 दिन का अंदर का रिमांड तो इनको देखना ही पड़ेगा। तो बड़ी खबर जिस तरीके से आपने आपको बताई है कि अगर 10 मार्च को कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे भी दी तो भी ये 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं, अगर 10 मार्च को मनीष सिसोदिया के हक में फैसला आ जाता है तब भी वो रिहा नहीं हो पाएंगे और 20 तारीख तक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। क्या इस न्यायिक हिरासत में उन पर किस तरीके के सवाल, किस तरीके की कार्रवाई अब की जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, जिस तरीके से बातें आ रही है आम आदमी पार्टी के खेमे से कि इनके साथ अच्छे से पेश नहीं आया जा रहा है, इनके साथ बिहेवियर अच्छे नहीं है अधिकारियों के, और ये सब उनको थोड़ा सा इनकी तरफ से ये सुनने को आ रहा है। इधर से आ रहा है सीबीआई की तरफ से कि जो भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि इनका रुख अच्छा नहीं है और जवाब निकालने के लिए इनको अपने तरीके अपनाने पड़ते हैं, तो हो सकता है थोड़ा कड़ा सा रवैया अपनाए, थोड़े सवाल जवाब इनके कड़े हों या पूछने का तरीका थोड़ा और स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग हो। तो देखिए, जब आपसे सवाल सॉफ्टली किया जा रहा है, आप आंसर करते चले जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आती, पर अधिकारियों को कुछ हद तक अधिकार है। हाँ, वो हाथापाई नहीं कर सकते, उनको चोट नहीं पहुंचा सकते, शारीरिक रूप से उनको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, उनको रात भर जगाया जरूर जा सकता है, तो के माइंड का जो एक लेवल है वो कैच करने का या कंट्रोल करने का खुद को, वो खत्म हो जाए और वो इस लेवल को, इस टॉर्चर को ना झेल पाए, और हो सकता है कि जो सीबीआई चाहती है वो कह दे, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ उनके साथ बुरा नहीं किया जा सकता।
जी जी, अपनी उनकी एक स्थिति है जी और वो चीफ मिनिस्टर है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, तो उनके उनके प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। अब ऐसे किसी भी जो न्यायिक हिरासत में ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जी राजनीतिक जी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, उनको उनके प्रोटोकॉल से बाहर आप नहीं जा सकते। उनके साथ कोई ज्यादा थर्ड डिग्री और ये सब, जब एक सुनने को आ रहा है कि थर्ड डिग्री भी अपनाई गई है, ये अफवाहें हैं, इन सब पे कभी जी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। जी ऐसे लोगों के साथ थर्ड डिग्री, किसी के साथ भी थर्ड डिग्री नहीं के लिए होती कोई है ऐसे इजाजत लोगों नहीं के। मिलती है। खैर वो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिल्ली के जी, जी। बड़े नेता हैं, इस वजह से ऐसा कहा नहीं जा सकते कि उनको थर्ड डिग्री का टॉर्चर नहीं, नहीं, किया बिल्कुल, जा रहा बिल्कुल, होगा। लेकिन दिखाई सीबीआई देने ने की एक बात तरफ है। एक ये इल्ज़ाम ज़रूर लगाया कि उनका व्यवहार ठीक नहीं था, लेकिन इस बीच सीबीआई ने अपनी कस्टडी नहीं मांगी। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो फिर उन्हें हिरासत और गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल सीबीआई ने कस्टडी नहीं मांगी। क्या इसीलिए सीबीआई ने उनको न्यायिक हिरासत के लिए मांग की थी कि उनकी अब न्यायिक हिरासत की जाए ताकि ये फैसला अब कोर्ट में चले? जी, जी, बिल्कुल। न्यायिक हिरासत के लिए उन्होंने वहीं से डिमांड किया और उनको मिल भी गया। इसको जेडी बोलते हैं, जुडिशियल कस्टडी। क्या इस न्यायिक हिरासत हिरासत में अब जिस तरीके से इस केस में 15 और आरोपी शामिल हैं, इस न्यायिक हिरासत में उन आरोपियों को लेकर भी कोई कार्रवाई की जाएगी, उन आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी? इसको लेकर भी क्या न्यायिक हिरासत में ये फैसले लिए जा सकते हैं कि कोर्ट में सभी लोगों को पेश होना होगा? बिल्कुल, पेश सबको होना होगा। जितने लोगों के नाम जी आते चले जा रहे हैं, ये सारे के सारे न्यायिक हिरासत में लिए जाएंगे। इन सब से, इनके बारे में, इनसे जुड़ी हुई जो भी घटनाक्रम के अंदर चेन जोड़ा जाता है, जी सीबीआई सबको जोड़ती चली जाती है। जिसमें ये जी जो 15 लोगों के नाम आए हैं, इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि और नाम नहीं आएंगे। ये 15 लोग और ना जाने कितने 50 लोगों का नाम लेंगे। जी जी अभी जी बहुत सारे लोग इन चेन में जुड़ते जाएंगे और जी ये जो मामला है, ये जो एफआईआर है, वो धीरे जी धीरे इसमें संख्या बढ़ती चली जाएगी एक्यूज पर्सन की, और आगे इनके साथ और भी जो भी न्यायिक इनकी प्रक्रिया है वो बढ़ती चली जाएगी। तो क्या इस बीच सीबीआई भी इनको कस्टडी के लिए बुला सकती है? सीबीआई भी पूछताछ के लिए इनको बुला सकती है, या फिर अब सीबीआई का इस मामले में कोई रोल नहीं रहा है, नहीं, अब नहीं, सीधे नहीं, तौर पर सीबीआई कोर्ट का ही ही इस पूरा मामले में रोल न्यायिक है। हिरासत करेगा? जी जी जी, जी, नहीं, सीबीआई का ही रोल है। देखिए, सीबीआई पे बड़े सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं जी कि वो कहीं पक्ष ज्यादा, मतलब हो सकता है रूल से ऊपर जाकर, ओवर रूल होकर ये इस तरीके से सारी इनकी जांच प्रक्रिया चल रही है जो बिल्कुल अनलॉफुल है। ये सारी चीजें सुनने को आ रही है, बट सीबीआई की जांच भी खत्म नहीं हुई है। सीबीआई के जांच तो अब शुरू हुई है। जहाँ जी पूछताछ शुरू होगी, फिर सारे जी डॉक्यूमेंट्स निकाले जाएंगे, जिन जिन के भी नाम, जिस डिपार्टमेंट का भी नाम इन्वॉल्व होगा, उसके अधिकारी आएंगे। अभी तो बहुत सारे जांच प्रक्रिया अभी तक शुरू अच्छा हुई है। अभी इसको शुरू तो हुई खत्म है, अब नहीं आगे आगे पता लगेगा कि किस तरीके की कार्रवाई आगे की जाती है। दीप्ति सिंह, आपकी अहम जानकारी के लिए शुक्रिया। जिस तरीके से आपने बताया कि 10 मार्च को अगर मनीष सिसोदिया के हक में भी फैसला आ जाता है तो भी उनको जमानत तो नहीं मिलेगी, फिर भी उन्हें 20 तारीख तक अब तिहाड़ जेल में ही बंद रहना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने बताया कि इस मामले में अब सीबीआई भी अपना अहम किरदार निभाएगी, जहां सभी गवाहों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और अब ये की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेज दिया है। मनीष सिसोदिया को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। तो सीधे रुख करते हैं बिहार की तरफ, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ खत्म हो चुकी है। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राबड़ी देवी से सीबीआई ने पूछताछ खत्म कर ली है। बता दें कि 4 घंटे तक सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सीबीआई की पूछताछ राबड़ी देवी से चल रही थी, जो कि खत्म हो चुकी है। बता दें कि ये सब सीधे तौर पर राबड़ी देवी ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये सब यहां चलता रहता है। बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर सीबीआई उनसे पूछताछ करने पहुंची थी और 4 घंटे तक राबड़ी देवी से पूछताछ की गई, जहां जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के बाद इस मामले में सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिली और सीबीआई सुबह राबड़ी देवी के घर पहुंची। राबड़ी देवी से 4 घंटे तक
पूछताछ सीबीआई ने की। इसके बाद राबड़ी देवी घर से बाहर निकल कर आती हैं और वह कहती हैं कि ये सब यहाँ पर चलता रहता है। आपको बता दें कि राबड़ी देवी से सीबीआई ने पूछताछ खत्म कर ली है। यहाँ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सोमवार को सीबीआई की टीम पहुंची थी। सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर, यानी कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले को लेकर पूर्व सीएम से पूछताछ की। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा मांगे तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। उनके बाद रेल मंत्री थे मनोज सिन्हा, आपने तो देखा ही, बहाली किया गया, उसका भी तो जांच या टीएमसी में जो पूर्व में जो नेता थे मुकुल, वो गए तो उसके बाद से केस जो है बंद हो गया, उनको बुलाना ही छोड़। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। तो एक और बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है, जहां सीबीआई ने लालू यादव को भी समन पेश किया है। बता दें कि एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है। एक तरफ सीबीआई ने राबड़ी देवी के घर पूछताछ की, अब इस मामले में लालू यादव पे भी समन पेश किया गया है। आईआरसीटीसी घोटाले में अब लालू यादव को सीबीआई ने समन दिया है। सीबीआई ने लालू यादव को समन जारी कर दिया है। बता दें कि राबड़ी देवी के घर 4 घंटे की पूछताछ सीबीआई ने की। अब जिसके बाद एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यह फैसला उस वक्त लिया गया है जब लालू यादव अपनी सर्जरी कराकर हाल ही में इंडिया वापस लौटे हैं और अब जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले को लेकर अब लालू यादव भी इसमें फंसते नजर आ रहे हैं, जहां अब इस समन के बाद लालू यादव से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लालू यादव से भी को सीबीआई ने समन जारी कर दिया है। अब सीबीआई सीधे तौर पर लालू यादव से भी इस मामले को लेकर पूछताछ करेगी। सीबीआई ने सुबह राबड़ी देवी के घर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने पूछताछ की। 4 घंटे तक ये पूछताछ चली, जिन सीधे तौर पर राबड़ी देवी ने घर के बाहर आते ही एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये सब चलता रहता है। इसके बाद सीबीआई ने लालू यादव को समन दिया है, जिसमें उनसे जांच की बात कही गई है। बता दें कि लालू यादव को सीबीआई ने समन पेश किया है। इसके बाद सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और लालू यादव से भी पूछताछ करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पटना के संवाददाता जिशान। आपका स्वागत है विस्तार न्यूज पर। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है राबड़ी देवी के यहाँ जो सीबीआई ने पूछताछ की, इसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर जुड़ रहे थे जो इस सीबीआई पूछताछ का विरोध जता रहे थे। क्या कुछ जानकारी इस दौरान आपको मिली है? जी जुबैर, बता दें कि ये आईआरसीटीसी घोटाला मामला था, जिसमें एफआईआर सीबीआई ने जो बनाई थी उसमें साफ बताया गया था कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी को लेकर ये जो मामला था वो काफी तूल पकड़ता दिख रहा है। और ये घटना उस समय, आज सीबीआई की रेड उस समय पड़ी है जब ये लोग विधान परिषद जाने की तैयारी कर रहे थे। 5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद जब सीबीआई वापस निकल रही थी तो उस टाइम जमकर राजद के जो समर्थक है वो सीबीआई का विरोध किए और काफी विरोध में नारेबाजी भी की गई। जुबैर जी, ये जो घोटाला है इसमें कहा गया कि एक तरफ जमीन ली गई, उसके बाद रेलवे में नौकरी का लालच दिया गया, रेलवे में नौकरियां दी गई। इसको लेकर राबड़ी देवी से 4 घंटे की पूछताछ चली। क्या सीबीआई की तरफ से कोई बयान जारी हुआ है कि 4 घंटे की पूछताछ में उनको क्या कुछ हाथ लगा है, क्या कुछ खुलासा किया? सीबीआई की तरफ से कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, अभी सीबीआई के अधिकारी की बात करें तो सीबीआई के अधिकारी से मीडिया वाले लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो एफआईआर है, सीबीआई की जो एफआईआर है उसमें पटना के महुआ बाग के किशनदेव राय ने 3375 स्क्वायर फीट जमीन राबड़ी देवी के नाम 3,75,000 के कंसिडरेशन पर कर दी थी। इसके बदले उनके पोता जो राजकुमार, मिथिलेश और अजय कुमार को मुंबई में ग्रुप डी की नौकरी मिली थी। जी। और ऐसा ही एक और मामला सेम महुआ बाग के ही संजय राय के साथ हुआ था। उसके बाद बिंदोल गांव थाना बिहटा अंतर्गत ये मामला भी हुआ था। फिर लाल बाबू नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। ऐसे करके कई जगह पे लगभग 7 लोगों का ये लिस्टिंग है एफआईआर में, जिसमें
इन्होंने बताया गया है कि किसी ने 3375 स्क्वायर फीट जमीन दिया है, तो किसी ने 9527 स्क्वायर फीट जमीन दिया और इसके बदले नौकरी दी गई है। तो इस सभी मामले में जो सीबीआई पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद 5 घंटे की ये पूछताछ है, जिसके बाद निकला है और 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव उनकी जी इससे कई बात मैं पूछने वाला था कि कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। 14 आरोपियों को 15 मार्च में कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। समन कोर्ट ने 14 आरोपियों को भेजा, लेकिन इससे पहले ही सीबीआई सोमवार की सुबह राबड़ी देवी के घर पहुंच जाती है और वहां उनसे पूछताछ करने लगती है। अब सीधे तौर पर ये बात भी निकलकर सामने आ रही है, अब लालू यादव को भी सीबीआई ने समन पेश किया है, जिसमें सीबीआई लालू यादव से भी पूछताछ करेगी। क्या कुछ जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि लालू यादव से अब किस तरीके की पूछताछ होगी, क्या राबड़ी देवी से किस तरीके की पूछताछ हुई, जिसके बाद लालू यादव तक पे ये नौबत आ गई कि उनके अभी हाल फिलहाल में वो सर्जरी के बाद इंडिया लौटे हैं, अब उनसे सीबीआई पूछताछ करेगी। देखिए, अभी ये जो लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव फिलहाल इंडिया जैसे ही आया वैसे ही सीबीआई ने ताबड़तोड़ ये जो रेड मारी जी। रेड के बाद से ही लालू परिवार में काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को आया है। इसी बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है मीडिया के सामने कि ये जो सरकारी और आम जनता की खर्चा पे जो सीबीआई ये लोग करवा रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र पे निशाना साधा है कि 2024 के चुनाव को लेकर केंद्र तमाम ये षड्यंत्र रच रही है। वही जो राजद के अन्य नेता है उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में ही केंद्र को बिहार की जनता जवाब देगी कि लालू परिवार को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। तो एक तरफ सीबीआई ने 4 घंटे की पूछताछ की, इसको लेकर राबड़ी देवी का बयान, क्या बयान सामने आया, क्या कुछ उन्होंने कहा अपने आवाज पर? देखिए, रेड खत्म होने के बाद ही राबड़ी देवी अपने आवाज से निकली और विधानसभा में जैसे ही पहुंचने वाली थी विधान परिषद में, आज बजट सत्र का 6ठा दिन में गाड़ी से उतरते ही मीडिया कर्मी उन्होंने घेर लिया। हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने खाली इतना कहा कि ये सब होता रहता है जी। इसके बाद अभी तक कोई भी लालू परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। जिस वक्त सीबीआई ये पूछताछ कर रही थी, कहा जा रहा है उस वक्त तेजस्वी यादव भी घर पर मौजूद थे, क्या उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की है? देखिए, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव करीब 11:30 बजे विधानसभा के लिए गाड़ी में बैठकर निकले थे। इसके बाद करीब 1:30 बजे साइकिल से वापस विधानसभा लौटे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करके पिछले महीने भारत लौटे। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव जिस समय रेड पड़ा था उस समय बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव आवास पर ही मौजूद नहीं थे। लेकिन जी रेड की खबर मिलते ही वो ससुराल अपने आवास पे पहुंच गए थे जी। तो ये आप बता रहे हैं कि जिस वक्त ये सीबीआई पूछताछ कर रही थी उस वक्त तेजस्वी यादव आवास पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस तरीके जैसे ही उनको ये जानकारी मिली वो सीधे आवास पर आए। क्या फिर इस दौरान जब वो सीधे आवास पर पहुंचे थे सीबीआई ने उनसे भी पूछताछ की या फिर सिर्फ राबड़ी देवी से ही 4 घंटे तक ये पूछताछ की गई है? देखिए, इधर सीबीआई की टीम पहुंचने की सूचना पर राबड़ी आवास के बाहर जो राजद समर्थक की भीड़ थी काफी जुट गई थी और इस दौरान तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। हालांकि तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हुई है या किन किन लोगों से पूछताछ हुई है इसका कोई भी जानकारी नहीं निकल के आया है, क्योंकि अभी लालू परिवार या फिर सीबीआई के अधिकारी दोनों में से कोई भी लोग मीडिया के सामने अभी कुछ भी बयान देने से पूरी तरह से परहेज करते दिख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए शुक्रिया जिशान। हम आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला ये 14 साल पुराना मामला है। ये घोटाला उस समय हुआ था जब लालू यादव रेल मंत्री थे। मामले को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है, जहां राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहा है नेताओं ने। कि दूध का दूध पानी का पानी होता है ना, अगर होगा कुछ तो उसमें निकलेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। और क्या वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। मामले को उससे जोड़ के भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा।
तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। ये जो जिस रूप में रहेंगे उन पर तो जांच आज राबड़ी आवाज पहले से तो कब से चल रहा है। शिवानंद तिवारी और ललन सिंह जी के कंप्लेन के आधार पर कई केसेज चल रहे हैं, और ये तो केसेज कांग्रेस के समय से चलने वाले केसेज भी हैं। तो सीबीआई से नाता लालू परिवार का पुराना रहा है। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी कारण तो लालू जी आज कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं। अब परिवार उसका। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं वाराणसी की, जहां एक कार ने पैदल चल रहे लोगों को रौंद दिया। ऐसा हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के सिंहपुर फ्लाईओवर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें एक ही परिवार की 2 बच्चियों समेत 4 लोग को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि वाराणसी के हृदयपुर का परिवार रहने वाला है और यह शादी में शामिल होने के लिए रिंग रोड पर कार सवार का इंतजार कर रहा था। तभी फ्लाईओवर पर तेजी से स्पीड से आ रही कार ने इन सभी को रौंद दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार कार का ड्राइवर काफी नशे में था। इसके चलते वह संतुलन खो बैठा और रिंग रोड की पटरी पर 4 लोगों को कुचल डाला। इसके बाद कार खाई में जा पलटी, जिसमें 4 लोगों के शव कार में ही फंसे रह गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया और शवों को कार से खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद दुर्घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने रिंग रोड पर जाम लगा दिया, जिसके चलते दोनों तरफ गाड़ियों का तांता लग गया। जिसके बाद प्रशासन ने किसी तरह सभी को समझा बुझाकर जाम हटवाया। तो प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि एक्शन शॉट के दौरान अमिताभ घायल हुए हैं। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है। हैदराबाद में शूटिंग के दौरान बिग बी घायल हो गए। एक्शन सीन करते हुए अमिताभ बच्चन को चोट लगाई, जहां चोट लगने की वजह से शूटिंग को कैंसिल करना पड़ा है। बिग बी डॉक्टर्स की निगरानी में रहे और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला। बता दें कि अमिताभ बच्चन इस हादसे के बारे में खुद जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लगी। यह हादसा एक एक्शन शॉट के समय हुआ जब बिग बी को पसली में चोट लगी है। अमिताभ बच्चन ने बताया कि कार्डियोलॉजी और पॉप के लिए दाहिनी रिब कैज के लिए साइड की मांसपेशियां उनकी फट चुकी हैं, जहां चोट लगने के बाद शूटिंग को भी रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के आईएजी अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था, जहां उनका सीटी स्कैन किया गया। चेकअप के बाद बिग बी को घर भेज दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें पट्टी बांधी है और उन्हें आराम करने की सलाह दी है। बता दें कि अमिताभ बच्चन इस समय तकलीफ से गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा है, मूव करने और सांस लेने में भी उन्हें तकलीफ हो रही है और पूरी तरह से ठीक होने में अभी उन्हें थोड़ा और वक्त लगेगा और डॉक्टरों ने उन्हें आराम के लिए कहा है। तो उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की तरफ से दूसरा एनकाउंटर किया गया है। बता दें कि बदमाश उस्मान को पुलिस ने ढेर किया है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पुलिस ने उमेश पाल को गोली चलाने के एक और शूटर विजय उर्फ उस्मान को एनकाउंटर में मार गिराया है। उस्मान ही वो शख्स है जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। उन पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। वह मुठभेड़ प्रयागराज के कौंधियार इलाके में हुई। इस एनकाउंटर में नरेंद्र नाम के सिपाही भी घायल हुए, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनकाउंटर के बाद पुलिसकर्मी उस्मान को प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दौरान डॉक्टर बिंदु विशाल ने कहा कि उस्मान को जब यहां लाया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी, उसमें
कुछ नहीं किया जा सकता था, जिसके बाद बॉडी को मोर्चरी में भेज दिया गया। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने अरबाज नाम के शूटर को मुठभेड़ में ढेर किया था। उमेश पाल के हत्या के तीसरे दिन ही पुलिस ने अरबाज को मार गिराया था। अरबाज वो शख्स था जो हमले में इस्तेमाल हुई क्रेटा कार चला रहा था। वह अतीक अहमद के बेटे असद का ड्राइवर भी बताया जा रहा था। यह मुठभेड़ धुमनगंज इलाके के नेहरू पार्क में हुई थी। बता दें कि अब उमेश पाल पर सबसे पहले गोली चलाने वाला विजय उर्फ उस्मान चौधरी को भी एनकाउंटर में मार गिराया गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। अब छत्तीसगढ़ में भी शव के टुकड़े टुकड़े करने का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर डाली, फिर शव को कई टुकड़े किए और अपनी पानी की टंकी में छुपा डाला। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पानी की टंकी में शव को करीब 2 महीने तक छिपा कर रखा। ये मामला बिलासपुर के उलासपुर थाने का बताया जा रहा है। दरअसल पति को शक था कि उसकी पत्नी के साथ किसी का अवैध संबंध है, जिसके कारण उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी पति ने खुद को बचाने के लिए शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे पानी की टंकी में छिपा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो हैरान रह गई, जहां उसे पानी की टंकी में एक बैग मिला जिसमें शव के टुकड़े थे। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस अब आरोपी पति से पूछताछ कर रही है। जहां पूछताछ में आरोपी पति ने बताया कि उसे अपनी पत्नी पर शक था। उसे लग रहा था कि पत्नी का अफेयर किसी के साथ है, जिसके बाद उसने हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान सीता साहू, जबकि आरोपी की पहचान पवन ठाकुर के रूप में हुई है। फिलहाल अब पुलिस पूरी इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपी पवन ठाकुर को नकली नोट के साथ भी अरेस्ट किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के घर में तलाशी ली, जिसके बाद यहां पुलिस को नजारा देखकर हैरान रह गई। पुलिस को आरोपी के घर से अजीब सी बदबू आई। यहाँ खोजबीन करते हुए पुलिसकर्मियों ने जब पानी की टंकी को खोला तो पुलिस की आंखें सन्न रह गईं। यहाँ पानी की टंकी में उसी तरह लाश के छोटे छोटे टुकड़े मिले। पुलिस को आरोपी के घर से नकली नोटों के बंडल और नोट गिनने की मशीन भी मिली। आरोपी पवन ठाकुर ने पुलिस को बताया कि वह किराए के मकान में पत्नी और दोनों बच्चों के साथ रह रहा था। उसे पत्नी के चरित्र पर शक था, जिस कारण उसने 5 जनवरी को पत्नी की हत्या कर दी थी और फिर शव के कई टुकड़े कर उसको पानी की टंकी में छिपा दिया था। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी ने अपने दोनों बेटों को अपने माता पिता के पास तखतपुर छोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 10 साल पहले हुई थी और अब दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ में भी शव के टुकड़े टुकड़े करने का मामला सामने आया है। तो बुलेटिन में बात अब पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां आत्मघाती हमला हुआ है। यहां पुलिस ट्रक को निशाना बनाया गया है। हमलावरों ने पुलिस ट्रक को बाइक से टक्कर मारी है। पाकिस्तान में एक बार फिर से आत्मघाती हमला सामने आया है। इस ब्लास्ट में 9 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। पाकिस्तान पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि एक आत्मघाती हमलावर ने सोमवार को दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में एक मोटरसाइकिल को एक पुलिस ट्रक में टक्कर मार दी, जिसके बाद इस ब्लास्ट में 9 पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रवक्ता महमूद खान ने बताया कि यह हमला बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व स्थित शहर सिब्बी में हुआ। हमले में कम से कम 7 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस हमले में हमलावरों ने पुलिस ट्रक को निशाना बनाया और पुलिस ट्रक को मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी, जिसके बाद धमाका हुआ और मौके पर ही 9 पुलिस वालों की मौत हो गई, जबकि इस हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।